वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इस चैप्टर के बारे में खास बात यह है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने के कैसे कैसे तरीके होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्लांट होते हैं, ठीक है ना, प्लांट यानी कि वेजिटेशन कह सकते हैं। प्लांट्स में तो केवल प्लांट आएंगे, लेकिन वेजिटेशन में सारे ही आ जाएंगे, हर टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे। तो वेजिटेशन जो होता है, इनका जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सर्टेन चीज़ें क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए आप कहीं भी एक पेड़ लगाना चाहते हैं, एक पौधा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप जाएंगे, मिट्टी को खोदेंगे और फिर वहाँ पे पौधा लगाएंगे, देन आप उसको पानी देंगे, है ना। तो पानी क्या हो गया वहाँ पे? टेम्परेचर, आप मॉइस्चर की तरह से देखा जाए उसको तो मॉइस्चर। और जो पौधा है वो बड़ा कैसे होगा? जब खाना खाएगा तभी तो बड़ा होगा। खाना कैसे खाएगा? जब वो खाना बनाएगा। खाना कैसे बनाएगा? जब उसको सनलाइट मिलेगी, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये दोनों ही चीज़ें, तो सिंपल सी बात है, द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, जो वनस्पतियों का विकास होता है, ग्रोथ होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो अपना ट्रांसपायरेशन इत्यादि कर सकते हैं। देन क्या टेम्परेचर है आसपास की जगह का, उस पर्टिकुलर प्लेस का जहाँ पर वो पर्टिकुलर एक प्लांट है। तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ओके, इसके साथ साथ जैसे कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। तो इस प्रकार के प्लांट्स के लिए क्या जरूरी हो जाते हैं? स्लोप, मतलब ढलान, और थिकनेस ऑफ सॉइल। सॉइल की थिकनेस भी उनके ऊपर निर्भर करती है, लेकिन मेन जो दो चीज़ें हैं वो हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर। आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। आपने इसको देख लिया। ओके, अब आइए देखते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, इसको कितने भागों में बांटा गया। तो हम देखते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया फॉरेस्ट, जो बहुत ही डेंसली मिलते हैं। दूसरा होता है ग्रासलैंड, जो छोटे छोटे होते हैं। देन श्रब्स, ये झाड़ियाँ जैसे हो गई। तो फॉरेस्ट क्या होता है? ये ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल, मतलब जाहिर सी बात है, जहाँ आपको फॉरेस्ट दिखेगा तो वहाँ तो फॉरेस्ट ऐसे तो हो नहीं जाएगा। फॉरेस्ट होने के लिए उसके लिए जो आइडियल कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। तब वहाँ पे आप देखेंगे कि जिस जगह पे फॉरेस्ट है वहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो इन दोनों का जब एक अमलगमेशन, एक कॉम्बिनेशन मिलेगा अच्छा सा, तब एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होगा जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होगा। और जब ऐसा होगा तो ढेर सारे प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे, फॉरेस्ट बनेगा। तो ये फॉरेस्ट के बारे में हो गया। अच्छा, फॉरेस्ट कई टाइप के होते हैं, इनको हम अभी आगे देखेंगे और उनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगला होगा ग्रासलैंड। ग्रास क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, मतलब पौधों से तो पौधों के बराबर होते हैं, या फिर कहते हैं पेड़ों से छोटे होते हैं। तो ये मॉडरेट रेन रहेगा जहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाती होगी, मीडियम टाइप में, उसे हम कह देंगे ये हो गया आपका ग्रासलैंड। ओके, समशीतोष्ण कह सकते हैं। श्रब्स क्या होता है? झाड़ियाँ कहाँ निकलती हैं? जहाँ पे ड्राई रीजन होता है, शुष्क जो प्लेसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको रेनफॉल नहीं मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो जो पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की, वो कांटों में बदल जाती हैं। तो अक्सर हम उनको झाड़ियाँ कह देते हैं, या पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, ताकि जो ट्रांसपायरेशन है, वाष्पोत्सर्जन, वो कम हो सके। ओके, आइए इन सब चीज़ों को आगे हम समझेंगे। आइए देखते हैं फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के जो फॉरेस्ट हैं इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित या फिर सदाबहार वन। इनके नाम ऐसे क्यों हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ देर में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनसे? जैसे पर्टिकुलर इनका जो है ना, इनका स्पेसिफिकेशन दे दिया जाएगा कि ये ऐसे जंगल हैं जहाँ पर पेड़ सदा ही हरित रहते हैं, पेड़ कभी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट दे देंगे। फिर कहेंगे ये ऐसे जंगल हैं जहाँ पर रोजवुड या इबोनी या फिर महोगनी जैसे वृक्ष मिलते हैं। अब आपको ये 2 चीज़ें कंडीशन दे दी जाएंगी। ओके, फिर आप सोचेंगे कि ये कंडीशन किस फॉरेस्ट पे फिट बैठती है। तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे रोजवुड, इबोनी, महोगनी मिलते हैं,
ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जा रही है, और ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो ये एक चीज़ मतलब होता है, एक साथ पत्तियां नहीं गिराते जिस वजह से हरे भरे रहते हैं। तो ये इसके माध्यम से आप अपने आंसर्स को पा पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जब आपको पता होगा तभी आप उसको मार्क कर पाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट जो इस टॉपिक में डिस्कस किया जाए सब आपको समझने हैं, और आने वाले जो और पॉइंट्स हैं सबको ध्यान से समझना है। ओके, आइए शुरू करते हैं। ये देखिए नीचे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक पिक्चर है, जिसको आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा डेंस है। ये इतना डेंस है कि अगर आप इसके नीचे रहेंगे तो शायद ही आपको सनलाइट मिल पाएगी, काफ़ी ज़्यादा डेंस है। ओके, हाँ, तो कहते हैं दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिसे हम हिंदी में कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत होती है, रोज होती है, लगातार होती है। ओके, और इनका जो दिस थिक फॉरेस्ट अकर इन रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक का रीजन कहाँ तक होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का होता है, और इक्वेटर 0 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि इक्वेटर के पास में ही रहते हैं, ट्रॉपिक के अंदर इक्वेटर के पास में ही रहते हैं ये, मतलब 0 डिग्री के आसपास ही आपको ये मिलेंगे। और ये बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही घने, बहुत ही चौड़े होते हैं। ओके, और यहाँ पर चूँकि ये ट्रॉपिक के पास होते हैं तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ट्रॉपिक पर सनलाइट काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो यहाँ पे सनलाइट की वजह से हॉट रहेंगे ये। और यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जो पेड़ होंगे, जो रीजन होगा, जो उसको ज़्यादा सनलाइट मिलेगा तो वो ज़्यादा इवापोरेशन करेगा वाटर का, तो वाटर वेपर में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होंगे तो वो ऊपर उठेंगे, ऊपर उठ करके जब जाएंगे टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो फिर ऊपर जाके कंडेंस करेंगे, बादल बनाएंगे, बादल बना के फिर वो नीचे आके बारिश के रूप में नीचे आ जाएंगे। तो बारिश भी लगातार होती रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, हॉट है और रिसीव्स रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, पूरे साल जो है खूब सारा यहाँ पे बारिश होता है। ओके, इसलिए चूँकि लगातार यहाँ पे बारिश होता है तो यहाँ पे सूखा तो पड़ता ही नहीं है, तो सूखे का सीजन ही एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे। जैसे नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो सूखा पड़ता है कभी कभार, बारिश नहीं तो कहते हैं बिल्कुल सूखा पड़ा है इस बार, या फिर महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में देखेंगे वहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे इस रीजन में 0 डिग्री के आसपास में, तो यहाँ पे सूखा पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ही बारिश होती है, रोज ही बारिश हो जाती है। और इसके जो ट्रीज होते हैं ना, जो पेड़ होते हैं, डू नॉट शेड दियर लीव्स ऑल टुगेदर, ये हमेशा जो इसके जितने वृक्ष होते हैं एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। अब जब एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये हमेशा हरे भरे दिखेंगे। अगर ये पत्ती गिरा देते तो कहते हैं ना कि हाँ ये तो पार्टी बंद हो गए, ये तो डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, और ये हम हरे भरे नहीं दिखाई देते क्योंकि बिल्कुल बिना पत्तियों के हो गए। लेकिन जब ये पत्तियां गिराएंगे नहीं तो हमेशा ही ग्रीन दिखेंगे ना, इसीलिए इनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और, द थान हिंदी में बोलते हैं, ये ऊपर का बिल्कुल हिस्सा होता है पेड़ों का। Of closely spaced tree do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime। मतलब इतना ज़्यादा घना होता है ये पेड़, इतना डेंस इनका कैनोपी होता है कि ये सनलाइट को भी नीचे ज़मीन पर नहीं आने देते हैं। तो कितना ज़्यादा ढेर सारे फीचर्स हमने इससे जान लिए। अब कुछ ऐसे फीचर्स भी जान लेते हैं जिनसे क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वृक्ष होते हैं, वर्षा वन होते हैं, इनका जो ट्री होता है वो हार्डवुड, मतलब इनकी जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है। ओके, और इन कठोर लकड़ियों में कुछ पेड़ों को नाम आपको याद रखना है बिल्कुल जबान पे कि ये वर्षा वन वाले पेड़ हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले पेड़ हैं। रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये 3 पेड़ों की प्रजाति ऐसी है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलती है। रोजवुड, इबोनी और महोगनी, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आइए दूसरे टाइप, इसी के बारे में थोड़ा कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, जो ब्राज़ील में इस फॉरेस्ट का जो हिस्सा फैला हुआ है ये इतना बड़े मात्रा में फैला हुआ है कि इसको हम कहते हैं द लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है इसको। सोचिए कितना बड़ा जंगल होगा यहाँ पे। एनाकोंडा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी पिक्चर वगैरह बनी है एनाकोंडा पे। एनाकोंडा एक प्रकार का बहुत ही बड़ा सांप होता है, और ये सांप जो है दुनिया के सबसे बड़े सांपों में आता है, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है। ओके, और ये इतना बड़ा होता है कि क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवर को भी ये क्या कर सकता है, खड़ा खड़ा निगल जाता है, मतलब खा जाता है। सोचिए क्रोकोडाइल कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा होता है, उसको भी निगल जाता है ये, तो कितना खतरनाक, कितना बड़ा ये सांप होगा। ओके,
अब बात करते हैं हम एक ऐसे वन के बारे में जिससे आप सभी परिचित होंगे। ज़्यादातर लोग जो कि नॉर्थ इंडिया के होंगे वो परिचित होंगे, जो साउथ इंडिया के होंगे वो कम परिचित होंगे। ओके, सो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, क्या है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट? ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसे बोलते हैं हिंदी में। ओके, अब इसके कुछ हम ढेर सारे, देखिए ये इसका फोटो है, पिक्चर है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कम डेंस है, जितना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था उससे कम डेंस है। तो आइए समझते हैं। तो इन फॉरेस्ट के बारे में खास बात क्या है कि ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, जो कि इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। ओके, और ये मानसून फॉरेस्ट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मानसून के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट होते हैं, और ये सीजनल, मतलब इस रीजन में जो है ये जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं। ओके, सीजनल चेंजेस मतलब कि कभी वर्षा है, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, इस प्रकार के। ओके, और ट्रीज शेड दियर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। और जब गर्मी का मौसम आता है, बारिश नहीं रहती है, ड्राई सीजन आता है, तो ये क्या करते हैं? वाटर को कंजर्व करके रखने के लिए अपने लीव्स को गिरा देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब पत्तियों को गिराने से क्या होता है? देखिए, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की क्रिया क्या होती है? पत्तियों के माध्यम से, या मतलब जो भी उनका पेड़ों का जो भी हिस्सा है जिनके माध्यम से भी वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, उन सब के माध्यम से क्या होता है कि ये वाष्पोत्सर्जन करना बंद कर देते हैं जब ये पत्तियां अपना गिरा देते हैं। तो ज़्यादातर इसमें पत्तियों का ही रोल होता है। तो पत्तियां क्या करती हैं? जो पेड़ों के पास जो जल होता है ना, जड़ से जो खींच कर लेकर आते हैं, उनका वाष्पोत्सर्जन करती हैं, ट्रांसपायरेशन करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नमी होती है वो कम होने लगती है। तो जब पत्ती ही गिरा देंगी तो वाष्पोत्सर्जन ही कम हो जाएगा। तो ऐसा आप देखेंगे कि जो नमी कम नमी थी उस कम नमी में भी ये जिंदा रह पाएंगी। ओके, अभी इसी के उलट देखेंगे आप, तो जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को कांटेनुमा बना लेते हैं, बहुत ही छोटा छोटा बना देते हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कम हो जाती है। तो वहाँ पे वो कम मात्रा में जल की उपलब्धता के बावजूद भी जिंदा रह पाते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब जल इनको कम मिलता है, जब ड्राई सीजन मिलता है, तो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से इनकी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो दर होती है वो घट जाती है और ये फिर भी जिंदा रह जाते हैं। ओके, तो यही बात थी यहाँ पे। द हार्डवुड ट्रीज, मतलब जैसे कि आपने देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जिस प्रकार से कठोर लकड़ियाँ मिलती हैं, कठोर पेड़ों की लकड़ियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार से डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी कठोर पेड़ों की लकड़ियाँ मिलती हैं। ओके, और इनमें जो है बहुत फेमस जो पेड़ हैं उनको नाम याद आप रख लें। साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गए, शीशम हो गए, इनसे आप परिचित भी होंगे, तो इनके नाम भी आप ध्यान रखें, साल, टीक, नीम, शीशम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, जो कि मजबूत होते हैं तो फर्नीचर बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी बनाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के जानवर पाए जाते हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, एलिफेंट हो गए, लंगूर हो गए, मंकी हो गए। ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि यहाँ पे मिलते हैं, प्लेंटीफुल मात्रा में मिलते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये तो अब तक हमने जो बात करी ना वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल रीजन की बात करी, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास पड़ते हैं, उनके बीच में पड़ते हैं, हमने उनकी बात की। अब हम बात करेंगे जो उनके बियॉन्ड पड़ते हैं, जो टेम्परेट होते हैं। टेम्परेट मतलब समशीतोष्ण। ओके, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ठंडे वाले, कंपैरेटिवली ठंडे प्रदेशों में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनकी बात करेंगे अब। ओके, हमने गर्म प्रदेश वाला देख लिया। देखिए, ये जो इस प्रकार के जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में मिलते हैं, मतलब जो मध्य अक्षांशी मतलब क्या हो गया, लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास, ये मध्य अक्षांशी आपका हो गया। ओके, तो इस रीजन में आप देखेंगे ईस्टर्न मार्जिन, मतलब जो महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से होते हैं। ओके, पूर्वी हिस्से जो होते हैं वहाँ पर, और कोस्टल रीजन में ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जो समुद्र से लगता हुआ हिस्सा होता है ज़्यादातर वहाँ पे मिलते हैं। तो दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, मतलब यूएसए का दक्षिण पूर्वी भाग में ये पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। साउथ चाइना में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और इनमें जो है हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप के ट्री मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, कठोर ट्री भी मिलते हैं और कोमल ट्री भी मिलते हैं। और इनमें जो पेड़ हैं उनका आपको नाम याद रखना है, जैसे ओक हो गया, पाइन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, इस प्रकार के यहाँ पे वृक्ष मिलते हैं। और हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या पढ़ा था,
जिसमें हमने देखा था रोज़, इबोनी और महोगनी। ओके, तो ये हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और इसमें जो है ओक हो गया, पाइन हो गया और यूकेलिप्टस हो गया। तो इस प्रकार का यहाँ पे पेड़ों का मतलब पेड़ मिलते हैं, तो इनको आपको याद रखना है ज़रूर से ज़रूर। इसका शॉर्टकट बना सकते हैं रेमपियो के नाम से, रेमपियो। तो रेम में हो गया आपका रोज़, पहला 3 जो हो गया वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन का हो गया, जो सॉरी जो बाकी के 3 हो गए वो आपके टेम्परेट एवरग्रीन के हो गए। तो पहले वाले आर का मतलब हो गया रोजवुड, देन इबोनी, देन महोगनी, और देन आपका जो टेम्परेट वाले हो गए, इसका जो पी है इसका मतलब हो गया पाइन, ई का मतलब हो गया यूकेलिप्टस, ओ का मतलब हो गया ओक, तो हो गया रेमपियो। रेमपियो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, आप अपने हिसाब से भी कोई बना सकते हैं, और आपको कोई और अच्छा मिलता है बनाने पर, जो कि मिलेगा ही, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मेरा भी रीच हो जाए और बाकी लोगों को भी उससे हेल्प हो जाए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट में हम पर्णपाती वनों को भी देख लेते हैं। ओके, तो टेम्परेट में पर्णपाती वन को देखेंगे तो इसमें जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, मतलब और ऊपर जाएंगे, और ऊपर मतलब कि पोल की तरफ। ओके, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, आपको ढेर सारे समशीतोष्ण पर्णपाती वन दिखाई देंगे। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में मिलते हैं, उत्तर पूर्वी हिस्सा जो यूएसए का वहाँ मिलते हैं, चाइना में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, चिली में मिलते हैं, और कोस्टल रीजन में मिलते हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप के, जो आपका पश्चिमी यूरोप है उसका जो कोस्टल रीजन है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी मिलते हैं। और ये जो है ड्राई सीजन में अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, जैसा कि आपके ट्रॉपिकल वाले फॉरेस्ट करते थे, वैसे ये भी करते हैं। ओके, और इसमें कॉमन ट्री कौन कौन से हैं? ओक, एस, बी, ये कॉमन ट्री इसमें मिलते हैं। ओके, उसके बाद इसमें जानवर कौन कौन से मिलते हैं? तो डियर हो गया, फॉक्सेस हो गए, वॉल्व्स हो गए, ये एनिमल है जो कि यहाँ पे मिलते हैं। कुछ खास प्रकार के यहाँ पे पक्षियाँ भी मिलते हैं। कौन कौन से पक्षी होते हैं? जैसे 2 पक्षियों का यहाँ पे नाम दिया गया, उनका पिक्चर भी यहाँ पर है। एक तो हो गया पेजेंट हो गया, एक मोनाल हो गया। तो ये 2 खास प्रकार के पक्षी भी ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ओके, समशीतोष्ण पर्णपाती वनों में दिखाई देते हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया इसका। अब आइए मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का बात करते हैं। अच्छा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन लगभग आप देखेंगे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब भी क्वेश्चन इस फील्ड से पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए समझ लेते हैं इसको ध्यान से। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरी वनस्पति। ओके, तो अब इसके बारे में कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। देखिए क्या है कि यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। हमने कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों को देख लिया, जो कि टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट द्वारा कवर किए गए हैं। ओके, अब बात करते हैं द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट। जो पश्चिम के और जो दक्षिण पश्चिम वाले जो हिस्से हैं महाद्वीपों के, वो थोड़े अलग होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने नॉर्थ ईस्ट वाला और ईस्ट वाला जो महाद्वीप का हिस्सा है उसको देखा। अब हम बात करेंगे महाद्वीपों का पश्चिम वाला हिस्सा और दक्षिण पश्चिम वाला हिस्से। ये थोड़े अलग हैं। क्यों अलग हैं? बिकॉज दे हैव द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ मिलती हैं। और ये कहाँ मिलती हैं? ये नॉर्मली वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, जैसे कि यूरोप के पास में सटा हुआ है, एशिया का भी अफ्रीका का भी भाग मिलता है और एशिया का भी भाग मिलता है। तो जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भाग मतलब मिलते हैं, इसमें मेडिटेरेनियन सी वाले टाइप के वेजिटेशन मिलते हैं। ओके, अब इसका नाम देखिए, द काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन। अब कुछ हिस्से, जैसे हमने कहा कि जो ये मान लीजिए मेडिटेरेनियन सी है, तो नीचे अफ्रीका का हिस्सा लगता है, इससे ऊपर लगता है यूरोप का हिस्सा, और इधर लगता है एशिया का हिस्सा। तो हमने कहा कि ये जो रीजन, इससे जो इसके आसपास का जो रीजन है मेडिटेरेनियन सी के, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है तो इसी के जैसा होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है। लेकिन कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार का क्लाइमेट मिलता है। जैसे कैलिफोर्निया इन यूएसए का जो कैलिफोर्निया वाला हिस्सा, जो कि वेस्ट वाले रीजन में पड़ता है यूएसए के, साउथ वेस्ट अफ्रीका का हिस्सा, देन सदर्न वेस्टर्न आपका जो है ये अमेरिका वाला हिस्सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा भी हो गया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पर भी ये इस प्रकार क्लाइमेट मिलते हैं। ओके, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इनके बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। जैसे इनका जो समर होता है, समर के समय में ये हॉट और ड्राई होता है समर, मतलब बारिश नहीं होती ज़्यादा।
और जो विंटर होता है ये माइल्ड रेनी, मतलब विंटर में थोड़ी यहाँ पे बारिश होती है। तो कह सकते हैं गर्मियों में बारिश नहीं होती है और ठंडियों में बारिश होती है। और यहाँ पे खास प्रकार के प्लांट्स जो है ग्रो किए जाते हैं और इसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे ये साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जो बहुत ही रसीले होते हैं, ओके, इनको यहाँ पे उगाया जाता है। जैसे ऑरेंजेस हो गए, पिग्स हो गए, ऑलिव्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये नॉर्मली यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे इनकी खेती की जाती है। और चूँकि ये इस प्रकार के जूसी जो फ्रूट्स हैं इनकी खेती यहाँ पे की जाती है, इसलिए इसे जो है ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर दियर फ्रूट कल्टीवेशन, इसे हम इसकी फ्रूट कल्टीवेशन की वजह से ही इसे हम ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसके बारे में एक खास बात ये है जिसको आप ध्यान रखेंगे। इसे बोलते हैं विश्व का बगीचा। ओके, विश्व का बगीचा ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। मेडिटेरेनियन ट्रीज अडॉप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर। ओके, जो ड्राई समर होता है इसके में ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। कैसे अडॉप्ट करते हैं? बिकॉज इनका जो बार्क होता है ना बहुत ही थिक होता है, जो छाल होती है बहुत ही थिक होती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन कम करते हैं। और वैक्स कोटेड लीव्स होते हैं जिसकी वजह से भी ये ट्रांसपायरेशन जो रिड्यूस हो जाता है इनका, मतलब कि मिला जुला कर कहने का बात यह है कि जो ये यहाँ पे जो ट्री मिलते हैं इनकी छालें बहुत मोटी होती हैं, जो इनका जो पत्तियाँ होती हैं वो वैक्स कोटेड होती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसपायरेशन यानी कि जल का वाष्पोत्सर्जन कम करती हैं। ओके, तो गर्मी में जब बारिश नहीं होती है, बिल्कुल ड्राई समय रहता, तब भी ये अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं। एंड देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव नहीं मिलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब आते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम कोटधारी वृक्ष भी कहते हैं। तो आइए इसके बारे में देख लेते। जैसे देखिए, अब आप हायर एल्टीट्यूड की बात करते हैं, मतलब और ऊपर आप जाना है, आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ या साउथ, तो ज़्यादातर नॉर्थ में ही लैंड है तो नॉर्थ की बात करते हैं। तो 50 डिग्री टू 70 डिग्री आपको नदर्न हेमिस्फीयर में जाना है, जहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, बहुत ही स्पेक्टिकुलर मतलब बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। आप देखेंगे बहुत ही लंबे लंबे बिल्कुल होते हैं ये, और पिक्चर्स वगैरह मूवीज़ वगैरह में, खास करके हॉलीवुड की मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये दिखाए जाते हैं। ओके, अगर किसी ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है, ये मूवी है लियोनार्डो डी कैप्रियो की मूवी है जिसका नाम है द रेवेनेंट। द रेवेनेंट को अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन वृक्षों को दिखाया गया है, द रेवेनेंट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में। एक बात आप ध्यान रखें, टैगा भी बोलते हैं, टैगा वन भी बोलते हैं। ये आपको कई बार वर्ड ये मिलेगा, टैगा, टुंड्रा। तो टैगा ये मान लीजिए आपके 50 डिग्री 70 डिग्री टैगा मिल गए। इसके और ऊपर का रीजन जो होगा, इसके और जो ऊपर का रीजन होगा उसे हम टुंड्रा बोलते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। अभी आप समझें कि इस रीजन को कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है इनको टैगा भी बोलते हैं। ओके, और ये आपको हायर एल्टीट्यूड में दिखाई देते हैं, मतलब जो उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। खास ही खास आपको ये हिमालय में भी दिखाई देंगे, क्योंकि हिमालय तो मतलब काफ़ी ऊंचा है ना, ऊंचाई भी उसकी काफ़ी है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो हिमालय पे इस प्रकार के आपको टैगा टाइप के वन दिखाई देंगे। और ये होते हैं, देखिए, टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और सॉफ्ट वुड होते हैं। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। अब देखिए इसमें जो सॉफ्ट वुड हैं इनका अपना जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंस है। ओके, और एक चीज़ आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी कि जो भी रीजन ज़्यादा रेनफॉल वाले पार्ट में पड़ते हैं, मतलब ऐसे रीजन जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, उनका जो वुड है, उनका जो लकड़ी है वो थोड़ा सा हार्ड है, कठोर है। लेकिन जो रीजन थोड़ा ठंडे प्रदेश में आते हैं, जहाँ बारिश रीजन्स का जो वुड है, जाएंगे आप नॉर्दर्न में तो आपको सॉफ्ट वुड दिखाई देते हैं। तो टुंड्रा और टैगा दोनों के ही सॉफ्ट वुड मिलते हैं। ओके, अब ये हमने देख लिया, दे आर टॉल, ये लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्री होते हैं, ये भी अपने पत्तियों को हमेशा एक साथ नहीं गिराते हैं। और इनका जो वुड होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल होता है, किसके लिए? पल्प बनाने के लिए। पल्प क्या होता है? पल्प एक प्रकार का मटेरियल होता है जो कि पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में और न्यूज प्रिंट के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। ओके, मैच बॉक्सेज एंड पैकेजिंग बॉक्सेज आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। मैच बॉक्स भी बनाते हैं हम, माचिस की जैसे डिब्बी बोलते हैं, और बॉक्सेस को पैक करने वाला जो होता है उसको भी बनाते हैं, मतलब कार्टून वगैरह भी बनाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस इनकी यूज़ है और हम अपनी डेली लाइफ में इनका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनके इंपॉर्टेंट जो वैरायटी ऑफ ट्रीज है इनको आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अक्सर ही बन जाते हैं। ओके, अब देखिए इनके कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे एक हो गया चीर, हो गया पाइन, हो गया सिडार, हो गया, ये तीन इंपॉर्टेंट है। तो CPC
इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, चीर, पाइन, सिडार, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं जो कि इस फॉरेस्ट में मिलते हैं। और यहाँ पे सिल्वर फॉक्स मिलती है, मिंक मिलता है, पोलर बियर काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे इस प्रकार के एनिमल। तो पोलर बियर का भी ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ मिलता है, तो ये टैगा वाले क्षेत्र में मिलता है। अच्छा, ये देखिए कोनीफेरस प्लांट है, फॉरेस्ट है। देखिए कितने लंबे लंबे बिल्कुल शंकुधारी वृक्ष जैसे इसे देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना। और काफ़ी ज़्यादा इनका हम चलन देखते हैं हॉलीवुड की मूवीज़ में। ये भी देखिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़े कोनीफेरस प्लांट्स हैं। ओके, स्नो कवर्ड कोनीफेरस प्लांट। टैगा का मतलब क्या होता है? टैगा मतलब होता है प्योर। प्योर मतलब अनटच, जो चीज़ छुआ ना, अनछुआ हो। इसको रशियन लैंग्वेज हम कहते हैं प्योर, अनटच्ड। तो इस रीजन में ज़्यादातर लोग रहते नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा हैबिटेशन कम है, तो ज़्यादातर ये अनटच्ड होते हैं, प्योर होते हैं। अच्छा, ग्रास लैंड अब पढ़ना, लेकिन ग्रास लैंड से पहले एक हम ना टुंड्रा वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि उसको अलग से हम थोड़ा देख लेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए, एक साथ सारे हमारे कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं टुंड्रा वेजिटेशन की बात करते हैं। हमने टैगा देख लिया 50 डिग्री टू 70 डिग्री का था। अब इसके जब आप बियॉन्ड जाएंगे ना, पोलर रीजन में जाएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि पोलर रीजन में जो टेम्परेचर है बहुत ही कोल्ड है, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस हैं, बहुत ही ठंड वहाँ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर हमेशा रहता है। ओके, और यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है बहुत ही लिमिटेड है, यहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेशन आपको कम ही मिलेंगे। केवल क्या मिलेंगे? मॉसेस मिलते हैं, लाइकेंस मिलते हैं जो कि, और स्मॉल श्रब्स मिलते हैं, बहुत छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। तो दो ये वर्ड आपको, मॉसेस और लाइकेंस, इनको ध्यान रखना है, इनको बिल्कुल चट कर जाना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पर मिलती हैं, किस प्रकार के वन में मिलती है। तो आप कहेंगे ये टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन है, टुंड्रा टाइप के वन में मिलते हैं मॉसेस और लाइकेंस। ओके, अब देखते हैं इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो हम लोकेशन में पाते हैं कि ये पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, यूरोप का जो उत्तरी ध्रुव से सटा हुआ एरिया है, एशिया का जो सटा हुआ एरिया है, नॉर्थ अमेरिका जो सटा वाला एरिया है, वहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पे जो एनिमल होते हैं ये कैसे होते हैं? इनका जो फर होता है ना, वो बहुत ही थिक होता है। फर मतलब जो इनका बाल वाल जो निकला होता है बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। और इनका जो स्किन होता है वो भी बहुत थिक, बहुत मोटी स्किन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इतने हार्श कंडीशंस में, मतलब कि इतना ज़्यादा कोल्ड में भी सर्वाइव कर पाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं ये कोल्ड क्लाइमेट से। ओके, और इसमें एनिमल्स में जो फेमस एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सील हो गया, वालरस हो गया, मस्क हो गया, मस्क ऑक्सन हो गए, स्नो फॉक्सेस हो गए, आर्कटिक ऑल भी मिलते हैं, पोलर बियर भी यहाँ पे मिलते हैं। तो पोलर बियर कहाँ मिलते हैं? यही टैगा और टुंड्रा रीजन में मिलते हैं, इसको भी हमने देख लिया। अब आइए कि कुछ अच्छा, ये तो हमने कवर कर लिया ना, टैगा वाला, टैगा भी कवर कर लिया हमने, टुंड्रा भी कवर कर लिया। अब हमारा बचता है केवल ग्रासलैंड, जिसको हम कवर कर लेते हैं। ओके, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स दिखा दी जाए जो कि इनसे ही मिलती जुलती है। रुकिए एक मिनट, इन चित्रों को देखिए। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये दिया है आपका, इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये हो गया वालरस हो गया, इस प्रकार का एनिमल। ये देखिए पोलर बियर है, कितना ज़्यादा मोटा इसका फर दिख रहा है। ये सील हो गया, इस टाइप के एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। ओके, अच्छा, अब हमें देखना है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड वाला भी हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रासलैंड, और यहाँ से क्वेश्चन तो 100% आएंगे आपको एग्जाम्स में। तो ये हो गया ग्रासलैंड। तो दो टाइप के ग्रासलैंड मिलते हैं आपको, एक होगा ट्रॉपिकल वाला और एक हो जाएगा टेम्परेट वाला। हर चीज़ को हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट देखते हैं ना, उष्णकटिबंधीय देखे हमने, फिर हमने समशीतोष्ण देखा, तो अब हम ग्रासलैंड में भी वही काम करेंगे। ओके, तो ग्रासलैंड में क्या हो गया, देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल है तो इक्वेटर के आसपास ही मिलेंगे। ओके, और एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स तक फैले हुए दिखाई देंगे, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ही आपको ये फैले हुए दिखाई देंगे। तो इस रीजन में ये मिलते हैं। और ये दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब कम बारिश से लेकर के मीडियम टाइप के बारिश वाले हिस्से में ये उत्पन्न होते हैं, ग्रो करते हैं। और ये बहुत ही टाल होते हैं, ये बहुत ही टॉल हो सकते हैं, 3 से 4 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो सकती है। ओके, जिसमें आप सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर दिस टाइप, जो अफ्रीका का सवाना वाला ग्रासलैंड है वो इसी टाइप का है, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड टाइप का है। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लियोपार्ड्स, ये कुछ ऐसे एनिमल हैं जो इन ग्रासलैंड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ये यहीं पर पाए जाते हैं। अब देखिए जो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उसमें कुछ का नाम है, जैसे सवाना हो गया, तो हमने कहा कि सवाना ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपोज हो गया, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आते हैं, जो कि ब्राज़ील में पाए जाते हैं। लानोज हो गए, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो कि वेनेजुला में पाए जाते हैं। ओके, तो अभी आप देखिए सवाना, कैंपोज और लानोस, इनको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं, समशीतोष्ण जो घास के मैदान है उनकी बात करते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? जाहिर सी बात है समशीतोष्ण है तो मिड लैटिट्यूड में मिलेंगे, जो मध्य अक्षांशीय
इससे हैं रीजन वहाँ मिलेंगे। और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, मतलब महाद्वीपों के भीतरी हिस्से में मिलते हैं। तो ये दोनों जगहों पे ये मिलते हैं। और ये होते हैं शॉर्ट, छोटे होते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत ही पौष्टिक होते हैं। एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे? तो वाइल्ड बफेलोज मिलते हैं, बाइसन्स मिलते हैं, एंटीलोप्स, ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंस की सबसे जरूरी बात है वो कौन सी है? ये वाली। तो पंपास ये क्या है? ये आपका एक टेम्परेट ग्रास लैंड है। और हमने वहाँ पे क्या पढ़ा है कि जो कैंपोज हो गया, लानोस हो गया, ये आपके वहाँ पे ट्रॉपिकल वाले थे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे टेम्परेट वाले। ओके, टेम्परेट में क्या हो गया? पैम्पास हो गया आपका अर्जेंटीना में मिलता है, प्रेयरी हो गए नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, स्टेपी हो गए एशिया में मिलते हैं, वेल्ड हो गए साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, डाउन्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। अच्छा, स्टेपी जो है ना, ये आपके यूरोप वाले हिस्से में भी मिलते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों को, टेम्परेट और ट्रॉपिक वाले दोनों ही ग्रासलैंड्स के बारे में आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, कौन सा कहाँ मिलता है, कौन सा टेम्परेट है, कौन सा ट्रॉपिकल है। ओके, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे, मैं इसमें जोर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,